आज का हम लोग का जो टॉपिक है मैटर एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट बेसिकली क्या है? तो ए बार मैग्नेट लिखते जाते हैं। ए बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल पोल्स। दो इक्वल पोल होता है इसके अंदर, टू इक्वल पोल्स एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स है ना, ये लिख सकते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स लिखा जा सकता है। ठीक है, बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो छोटे डिस्टेंस पे इसको सेपरेट करते हैं ऐसे। देखिए, तो यहाँ पे साउथ हो गया ये वाला, नॉर्थ हो गया। साउथ और नॉर्थ को एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। तो ये जो टोटल कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो आप वन शॉट वीडियो में ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट में पहला प्रॉपर्टीज क्या आता है इसका, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज सिर्फ हम इसको डील कर रहे हैं। अगर कोई भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे किसी भी धागे से फ्रीली लटकाओगे, तो बार मैग्नेट जो है टेंडेंसी दिखाता है किधर, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो अलाइन हो जाता है, उसी डायरेक्शन में। उसको ऐसे किधर भी किसी भी अनस्टेबल कंडीशन में रखिए, लेकिन वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट का। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका मोनोपोल कॉन्सेप्ट। तो मोनोपोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कोई मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको हम लोग तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या बनेगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। अगर इधर साउथ था तो इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। फिर ब्रेक किए तो फिर यही सेम कंडीशन, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, फिर ब्रेक किए नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे साउथ नॉर्थ। इस टाइप से, मतलब इतना समझ लीजिए कि इसके पोल्स को कभी भी हम लोग सेपरेट यानी अलग नहीं कर सकते, या फिर ये कभी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो है इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है समझिएगा। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट। डेफिनेशन पूरा क्लियर है, इजी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, टू अट्रैक्ट मैग्नेट towards itself is known as pole strength। मतलब क्या हुआ, समझिए इस बात को। जैसे यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेट नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, नॉर्थ साउथ है। तो अब ये नॉर्थ और साउथ है, तो इसके बगल में यहाँ पे अगर कोई भी मैग्नेट को, अनदर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये नॉर्थ जो होगा इसको अपनी तरफ हो सकता है अट्रैक्ट करे, या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने का जो प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रेंथ है इसका, कि कितना रिपेल कर सकता है या फिर कितना अट्रैक्ट कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ और साउथ का पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो पोल स्ट्रेंथ को नॉर्मली हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से आपका यूनिट डायमेंशन से ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पोल स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहला ये इसमें यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक, दूसरा बात ये है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है, जैसे कि मान के चलिए ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम लोग नॉर्मली +m से दिखाते हैं, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को नॉर्मली हम लोग -m से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका अगर एसआई यूनिट का बात करेंगे, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट का अगर बात करेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर होता है, या फिर इसको हम लोग न्यूटन पर टेस्ला भी बोलते हैं। और इसका डायमेंशन का अगर बात करेंगे तो ये सब शॉर्ट नोट्स बनाने लायक है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट्स के लिए। डायमेंशन का बात करेंगे तो L इंटू ए होता है डायमेंशन इसका, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है दूसरा बात कि पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ पोल का जो कैपेबिलिटी होगा कि वह कितना खींच पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कितना रिपेल कर पाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट जो बना है वो किस मटेरियल का बना है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये वाला लिए, ठीक। एक यहाँ पे ऐसा वाला ले लिए, तो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो पोल स्ट्रेंथ जो होगा दोनों का, नॉर्थ और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर इसका एरिया यहाँ पे क्या है, थोड़ा कम है, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कम होगा, समझे। तो ये कंडीशंस आ जाता है, समझे। तो पोल स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इधर उधर वाले बात कवर नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी चीज़ को कवर किया गया है इसमें, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को नॉर्मली कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो चलिए, तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। तो ये क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए, तो इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिए डी, ठीक है। और डी को कितने के बराबर मानते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर या फिर पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला जाता है। तो डी जो है, डी किसके इक्वल मान लिए, तो डी मान लिए हम लोग 12 के इक्वल। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एल हो गया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी एल हो गया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ, या तो प्लस एम लेंगे या फिर माइनस एम लेंगे, और साथ में दोनों के बीच का लेंथ को, तो यानी m इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बट l एक वेक्टर है, तो डेट्स वाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से कोई एक, आइदर पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड इफेक्टिव लेंथ, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का लेंथ है उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बताएगा। अच्छा, अगर कोई भी यहाँ पे स्ट्रेट वायर आ जाए, उसके लिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, करंट, और यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा वहाँ पे I इंटू ए होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में जान लेते हैं इसको। देखिए समझिए, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहला बात यह है, इसका डायरेक्शन अगर पूछेगा तो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ इसका डायरेक्शन होता है, याद रखना ये बात माइंड में हमेशा। दूसरा बात, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट क्या है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है इसका ऐसा यूनिट, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर बाय टेस्ला भी बोला जाता है। इसका डायमेंशन का बात करेंगे, डायमेंशन क्या होगा इसका,
तो AL² इसका डायमेंशन होता है। और चलिए, तो ये सब चीज़ तो हो गया। इसके बारे में कुछ एक और पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को B से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि अगर कोई भी मैग्नेट यहाँ पे रखते हैं तो ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, और ये मैग्नेट अपनी चारों साइड कुछ ना कुछ फील्ड बनाएगा, एक इनविजिबल रीजन बनाता है। तो ये जो फील्ड है जहाँ पे क्या ये मैग्नेट अपने चारों ऊपर में क्या कर पाए, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवा पाए किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को। तो इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको ज़्यादा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे तो इसको कम कर पा रहा है, फील्ड से बाहर है तो इसको कर ही नहीं पा रहा है। तो ये जो रीजन होगा हर एक जगह का अपना अपना जो कैपेबिलिटी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की वजह से कैसा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की, ये नॉर्थ हो गया ये वाला, साउथ। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इसको बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, पैरेलली लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर इस टाइप से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखिए, फिर इधर भी बहुत सारा लाइन निकाल सकते हैं हम लोग इधर से। तो टोटल नॉर्थ पोल से निकल रहा है ना, नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में इन कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इन करता है। तो पहला बात ये हो गया प्रॉपर्टीज में कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड्स एट साउथ पोल। पहला, धीरे आप लोग वीडियो को पॉज पर करके लिख लेना। दूसरा है कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाता है। देखिए यहाँ से ऐसे गया फिर वापस ऐसे आ रहा है, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बना रहे हैं। तीसरा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं कट कर सकता है, तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्योंकि अगर मान के चलिए क्या कि अगर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर हम यहीं पे खड़े हैं कहीं पे, तो मेरा एक साइड ईस्ट होगा, एक साइड वेस्ट होगा, एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा। बट इस पॉइंट पे हम बोलेंगे इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है, तो बेवकूफ़ी है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट का एक ही नॉर्थ हो सकता है ना, तो यहाँ पे दो दो नॉर्थ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, ठीक। तो ये बात पूरे माइंड में बैठा लीजिए कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्या क्या बोले भी हम लोग, पहला प्रॉपर्टीज क्या था, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में इन करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज था कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड अ क्लोज लूप, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज था कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। चौथा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, डेंसिटी वहाँ का ज़्यादा है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे कम है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जहाँ पे कम है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, ये सब सारा जो है टोटल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे फाई आ गया, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली है क्या, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना अभी, ठीक है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स
passing normally through a surface is defined as मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, नॉर्मली अगर सरफेस से पास करें तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस पास करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम बात करेंगे यूनिट का, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे नॉर्मली बोलेंगे, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करो। तो मैथमेटिकली क्या डिफाइन करने वाली बात है इसमें? मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करने बोला जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसको हम लोग 5B लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? B इंटू ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर यहाँ पे BA कॉस थीटा, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया बेसिकली। और इसका अगर हम SI यूनिट का अगर बात करेंगे तो SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो इसका SI यूनिट होता है वेबर। एक वेबर मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला हो जाएगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर क्या बोलते हैं इसी को? वेबर। वेबर साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम इसका CGS यूनिट बोलेंगे, CGS यूनिट अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। इसका CGS यूनिट क्या होगा? मैक्सवेल। दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी याद रखना है। 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये सब चीज़ माइंड में रखने वाला चीज़ है ना। 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल, ठीक, ये चीज़ होता है। और एक चीज़ याद रखना है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होता है? तो ये तो ऐसे नॉर्मली टेस्ला होता है SI यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होगा इसका? तो गॉस होता है, GAUSS, गॉस होता है। तो और अगर हम पूछा जाए 1 टेस्ला में कितना गॉस होगा? 1 टेस्ला में होता है 10⁴ गॉस। छोटा छोटा चीज़ है, आप याद रख सकते हैं ये सब चीज़ को, तो ये सब चीज़ याद रखने वाला ही है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और छोटा सा डेफिनेशन वाला टर्म बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में, हो सकता है इसका वीडियो 2 पार्ट में बने। और रीज़न है थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, और प्लस है क्या है कि बहुत छोटा छोटा चीज़ है इसके अंदर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। ज़्यादा वीडियो देने के बाद, मतलब ज़्यादा वीडियो का लेंथ करने के बाद पता नहीं आप लोगों का माइंड भकचकाने लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग। इट इज़ द डिग्री विच लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑफ यूज मतलब ठीक नहीं लग रहा है। इट इज़ द डिग्री विच मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटर अ substance and is denoted by, और ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? म्यू से इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो ये एक्चुअल में, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम which allows magnetic flux to pass through it is। मतलब क्या हुआ? जैसे कि एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं कि ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला बात ये माइंड में रखिए। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी में क्या होता है कि जब एयर है, ठीक, तो एयर है तो एयर के बीचों बीच ऐसे मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहा है आराम से। लेकिन जैसे ही इसके बीच में मीडियम रखते हैं, तो मीडियम के अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वह कुछ मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक लाइंस को, ठीक। और परमेबिलिटी मतलब परमिशन देगा कि कितना मैग्नेटिक लाइंस मेरे से क्या हो सकता है? पास हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक लाइंस मेरे से पास होगा, तो ये डिपेंड करता है जो मीडियम है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा।
तो ये जो हम मीडियम लिए हैं ये सॉफ्ट आयरन का मीडियम है, सॉफ्ट आयरन है यहाँ पे। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, जब भी उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बाकी बचे जितने मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपने अंडर में पूरी तरह से एक जगह कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, कोई डाइवर्ज करता है कोई कन्वर्ज करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेरे से पास हो पाएगा। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मीडियम से पास हो पाएगा, इसका जो डिग्री होगा, इसी डिग्री को, इसी का जो मेजरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, वही चीज़ है, इट इज़ द डिग्री विच मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है कैन इंटर अ सब्सटेंस, यानी कि ये कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सब्सटेंस जो अंतर कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन है ये, तो सॉफ्ट आयरन है तो यहाँ मान लेते हैं सॉफ्ट आयरन है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को अपने से पास करवाना चाहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाओ। अब कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिए, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो कुछ और लेके कम कर रहा है, तो वो अपने से पास ना करवा के उसको और रिपेल नहीं करवा रहा है। तो अगर हम बोलेंगे इसका परमेबिलिटी क्या होगा, तो इसका परमेबिलिटी बोलेंगे बहुत ही लो है, बहुत कम है। इसका परमेबिलिटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये परमिशन दे रहा है उतना। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है बाबू ये, अगर हम एयर के लिए बात करेंगे तो एयर के लिए परमेबिलिटी को μ0 से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है एयर के लिए। बट अगर हम लोग किसी मीडियम में डालेंगे तो मीडियम में तो अलग अलग वैल्यू होगा। तो ये अगर आयरन है तो आयरन का परमेबिलिटी का वैल्यू अलग होगा, अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की परमेबिलिटी का वैल्यू अलग होगा, तो μm हो गया, सबका अलग अलग वैल्यू। तो अगर हम इसी चीज़ को क्या करें, यहाँ देखिए μr, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी है ये। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, μm बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, तो ये आप माइंड में रख सकते हैं μ0, और ये हो गया μr। तो μr इंटू μ0 बराबर क्या लिख सकते हैं, μm लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम का परमेबिलिटी आ सकता है। ठीक, तो और क्या बताएं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों परमेबिलिटी इधर भी है तो दोनों कट गया, तो कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। अगर यूनिट नहीं हो तो नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, परमेबिलिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, तो इसके बारे में माइंड में दिमाग लगाना, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को 2-3 बार देखो, मतलब यहाँ पे पॉज करके पीछे बैक करके एक बार समझने का कोशिश कीजिए क्या है। ठीक, तो रिलेटिव परमेबिलिटी ये शो करता है कि फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर इसी को हम किसी मीडियम में रख देंगे तो मीडियम से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो इसी के रेशियो को जो है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमेबिलिटी बोलते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं, ये सब जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको हम जितना माइंड में आप अच्छे से रख सकते हो। इसलिए हम डेफिनेशन लिख भी रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं था। जिसका ज़रूरी नहीं है हम बोल दे रहे हैं, जिसका ज़रूरत है उसका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को H से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द डिग्री टू विच, ये लिख सकते हैं, टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि समझिए, इस बात को समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब मैग्नेट है, मैं मैग्नेट नहीं बोल सकते, यहाँ पे कुछ ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए सॉफ्ट आयरन है, इसको मान लिए। ठीक, तो ये अभी तो आयरन है, लेकिन इसको जैसे ही हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सॉफ्ट आयरन है यहाँ पे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज ला लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल में जिसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, B0 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो रहने दीजिए, है ना, इसको हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं B से डिनोट कर रहे हैं।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को इस टाइप से रोटेट कर रहा है, इस टाइप से एडजस्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्या आ जाए, ये जो मैग्नेट है मतलब आयरन है, इस आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए। तो ये जो डिग्री होगा कितना ये मैग्नेटाइज कर सकता है किसको, इस सॉफ्ट आयरन को, तो इसी डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको एच से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो अब देखिए समझिए, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना ज़्यादा, अगर हम बाहर का एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा लगाएंगे, है ना, बाहर का एक्सटर्नल फील्ड अगर ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर में है ना, मैग्नेटिक के अंदर में, आयरन के अंदर में, वो भी ज़्यादा बनेगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना ज़्यादा, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी उतना ज़्यादा बनेगा। अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा बनेगा तो अपने चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो H प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या आ जाएगा, म्यू बराबर क्या, बी। म्यू क्या है, तो म्यू बताए थे परमेबिलिटी का यूनिट है, सॉरी परमेबिलिटी है, तो बी बाय क्या आ गया, म्यू आ गया। म्यू किसका है, तो आयरन का म्यू है ये। ठीक, तो ये इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक, तो आयरन के लिए है ये म्यू, मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ही ज़्यादा आयरन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम करेंगे तो आयरन कम मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़्यादा करेंगे तो आयरन भी ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो ये बच्चा माइंड में रख लीजिएगा ये वाला पूरा बात। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू एच लिख सकते हैं, ओहो म्यू इंटू एच लिख सकते हैं। अगर बी नॉट रहेगा तो म्यू नॉट इंटू एच लिख देंगे, अगर बी है तो बी बराबर म्यू। बी किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये जब मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटाइज होने के बाद ये मैग्नेट बन जाएगा, तो ये भी तो अपने चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका। क्लियर है, चलिए तो आप आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है अगला, क्या छोटा और मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, हाँ मैग्नेटाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, मैग्नेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। ठीक, ये सब चैप्टर का जान ही यही है, इस मैग्नेटाइजेशन, SATION मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी मैग्नेट, चूँकि बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक, तो वेबर और एक था विंग नाम का बंदा, वो ये थियरी दिया था, बोला गया था कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो खुद एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है खुद एक मैग्नेट के जैसा है, तो ये नॉर्थ है, ये वाला क्या है, साउथ है, यानी ऐसे हम एरो बना रहे तो ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, तो ये ऐसे करके इधर उधर रहता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे चूंकि क्या बन रहा है, ये मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में मैग्नेटिक डायपोल बहुत ज़्यादा है, समझे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो समझिए यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए इस ऑब्जेक्ट को, तो इसके अंदर का जो डायपोल होगा वो नॉर्थ साउथ, यहाँ पे देखिए ये वाला नॉर्थ बन गया, ये वाला साउथ बन गया। इसके अंदर में जो भी डायपोल है वो डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा। तो अगर अलाइन होना चाहेगा तो ये देखिए ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, तो नॉर्थ वाला किसके पास जाएगा, साउथ के पास। ठीक है, तो इस टाइप से अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बोला गया कि यहाँ पे कितना बना, मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है यहाँ पे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको किसे डिनोट कर रहे थे, आई से ना, आई से। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, या मैग्नेटिक डायपोल कितना बन रहा है, MAG मैग्नेटिक डायपोल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना बन रहा है, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो और इसके बाद मैं, अच्छा इसका ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट लिखवाए थे क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट नहीं लिखवाए थे, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है इसका, एम्पियर पर मीटर, इसी को हम लोग जूल पर मीटर इंटू वेबर बोलते हैं।
ठीक, एम्पियर पर मीटर याद रखिए ना, बस कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट, तो मैग्नेटिक डायपोल का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये दोनों खत्म, तो एम्पियर पर मीटर इसका भी यूनिट वही है, ठीक, एम्पियर पर मीटर है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। चलिए, तो ये बात मायने में रखिएगा, जो भी हम समझाए हैं, मतलब कोई भी मैग्नेट को रखते हैं ना, तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मैग्नेटाइज होने लगता है। तो ये बोला जाता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल बनने का मतलब मैग्नेटाइज होना, कितना बन रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटाइजेशन। अब तीसरा अगला कंसेप्ट है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। 4 से 5 बार वीडियो को रिवाइंड करके इधर उधर करके इसको देखो, क्लियर करो, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो घोलट जाओगे वहीं पे। ठीक, तो जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं देखिए। तो इसको हम लोग जीटा पढ़ते हैं, जीटा। ठीक है, ये जीटा है। तो ये क्या है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है कि ये बताता है किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन को हम आसानी से मैग्नेटाइज कर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन को ये मैग्नेट से रगड़ दीजिए पूरा, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो बोलेंगे उसका सस्पेक्टिबिलिटी थोड़ा क्या है, हाई है। ठीक है, और जिसका सस्पेक्टिबिलिटी लो है मतलब वो क्या हो गया कि वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है विच शोज, जो बताता है, विच शोज हाउ easily a substance can be magnetized। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई क्या था, मैग्नेटाइजेशन। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन। एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे, देखिए ना यहाँ पे, यहाँ कोई सब्सटेंस को रखेंगे, कोई भी सब्सटेंस को रखे और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ पे आई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आता है, जीटा आता है, ये एच है। ठीक, तो जीटा का वैल्यू अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बाय एच। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीटा। इसका यूनिट के बारे में बात किए थे, देखिए इसका भी यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड का और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट एम्पियर मीटर था। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का यूनिट एम्पियर मीटर था, दोनों कैंसिल हो गया। तो जीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक, तो ये बात माइंड में आपको रखना है अच्छे से, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक, जिसका जैसे बोलेंगे आयरन का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ज़्यादा होगा या फिर स्टील का, तो क्या बोलोगे, तो आयरन का, क्योंकि स्टील को मैग्नेटाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो स्टील का सस्पेक्टिबिलिटी लो होगा और आयरन का जो सस्पेक्टिबिलिटी होगा बड़ा तगड़ा होगा, उसका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर पाते हैं। चलिए, फिर अगर बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में बच्चा, तो यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी। हम सोच रहे हैं दूसरा वीडियो क्या बनाए, एक ही में क्लियर कर देते हैं, रोक के इधर उधर करके, जैसे होगा देख लेना भाई। ठीक है, तो देखिए बाबू, सुनो ध्यान से समझना, अभी जो मैं समझा रहा हूँ पहले समझो इस बात को। रुको, इसको मिटा नहीं दो, तो अलग अलग कलर लेके हम समझा रहे हैं। प्लीज़ बार बार बोल रहे हैं भाई, पीछे देख लेना, जितना भी हम 2-3 टॉपिक बताएं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये एयर में है अभी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट मान लिया। ठीक, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड ये जो बी नॉट है, बी नॉट के बीच में हम लोग कोई भी सॉफ्ट आयरन को रख दिए, मानिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रख दिए,
सॉफ्ट आयरन रख दिए। तो इसके अंदर में भी ये भी मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? एक सिंपल सा बात बताइए, ये मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटाइज होगा। अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BM। तो ये BM और ये B नॉट दोनों मिक्स हो गया। तो अगर हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B नेट कितना है, तो आप बोलोगे BM के द्वारा और B नॉट जो बना रहा है दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो यहाँ पे इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, B नॉट प्लस BM। तो हम लोग इससे पहले जो था ना, ये देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लियर है ये वाला। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए B नॉट मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ये क्या कर रहा है, इसको मैग्नेटाइज कर रहा है ना, तो ये क्या मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, H से। तो हम लोग फॉर्मूला तभी देखे थे, H बराबर लिखे थे B/μ। तो अगर H बराबर लिखा जाए B नॉट बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एयर के लिए बात करेंगे तो B नॉट बराबर क्या होगा, बोलिए, म्यू नॉट इंटू H लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, म्यू नॉट इंटू H प्लस, अब इसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बन रहा है ये वाला जो है, ये BM जो होगा, तो ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर में, मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा ये वाला सब्सटेंस, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना ज़्यादा डायपोल बनेगा अंदर में, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, वो कांस्टेंट म्यू आता है इंटू आई। क्लियर है? मान के चलिए म्यू 0, ठीक। तो इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, म्यू 0 इंटू आई लिख दिए। तो इसको हटाएंगे तो म्यू नॉट कॉमन कर लिए, क्या आ गया, आई प्लस H। अब देखिए, तो ये B नेट आ गया। पहला तो ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है, कंप्लीटली रट्टा मारना है, कंप्लीटली जिसको कहता है, ठीक है, पहला बात है। दूसरा बात, इसी को हम लोग और ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, I/H होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, B नेट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू नॉट है इंटू यहाँ पे I कॉमन कर लिए, कि H कॉमन कर लेते हैं ना, H कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, I/H प्लस 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि H को फिर इससे गुना करेंगे तो I ही बचेगा ना, फिर H को 1 से गुना करेंगे तो H आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे बताइए, म्यू नॉट इंटू H, I/H को क्या लिखेंगे, जीटा M प्लस 1, ठीक है। और इसको बोल दिया हम लोग म्यू आर बोलते हैं, इसको म्यू आर बोलते हैं। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू होता है जीटा M, ठीक। तो थोड़ा दिमाग लगेगा बट समझ लेना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बीच बीच में। अब हम कैसे बताएं इसको, एक दो बार देखिएगा वीडियो को, ठीक है। बोर मत होना, हार्ड चीज़ समझने में, हार्ड चीज़ नहीं है वैसे, नॉर्मली हार्ड चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लेगा, बट मतलब समझ जाओ अच्छे से। हम इतना ही बात बोलेंगे आपको, समझ जाओ, वक्त है, समझो इस बात को। चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत सारी छोटी छोटी बातें करनी है। पहला है कूलम्ब्स, देखो स्पेलिंग मेरा, COULOMB, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो बस वही है सेम। तो वहाँ पे होता था बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था। तो इसमें क्या होगा, F बराबर K की जगह पे म्यू 0/4 इंटू M1 पोल स्ट्रेंथ, M2 पोल स्ट्रेंथ बाय आर स्क्वायर, ठीक, वही सेम चीज़ है। और मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे तो इसमें भी वही सेम, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है ये वाला, साउथ पोल है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक, एक्सियल पोजीशन। तो बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पे होता था 1/4πε0 2p/r³। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपसे, सॉरी ये एक्सियल का था, यहाँ बी एक्सियल पूछा जाएगा आपसे, तो क्या लिखिएगा, म्यू 0/4π 2m/r³। तो वहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन भी था, ठीक है। तो ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन भी था पी पॉइंट पे, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए बी इक्वेटोरियल तो क्या होगा,
तो म्यू 0/4 तो m नहीं था यहाँ पे, m/r³, समझे। तो ये था। और ज़्यादा एक्सियल पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल, और क्या था एक, अच्छा अगर हम इसके लिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो क्या था, 1/4πε0 p/r³, ठीक। तो ये था। और एट एन एनी पॉइंट भी होता है ना, एट एन एनी पॉइंट, इसके लिए भी था फॉर्मूला आपका कुछ यहाँ पे, जैसे कि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो आप इससे, ठीक। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे कहीं पे है, पी पॉइंट तो इक्वेटोरियल हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्यू पॉइंट पे तो ये एक्सियल हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी आपको बोला जाए, यहाँ मान के चलिए पी क्यू आर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना थीटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग जनरल पॉइंट या फिर एट एन एनी पॉइंट। तो उस कंडीशन में बी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 0/4π पी नहीं m/r³, √3 cos² थीटा +1, ये हो जाएगा। अगर हम सेम इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 नहीं था यार, तो 1/4πε0 इंटू p/r³ √3 cos² थीटा +1, ये हो जाएगा। और अगर बार मैग्नेट को ऐसे याद रखो, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट को रख देंगे, तो बार मैग्नेट पे ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, ये दे ऐसे देख लो, ये नॉर्थ है ना और ये वाला साउथ है, ओहो, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ होगा। तो ये साउथ, नॉर्थ वाला पोल किधर जाएगा, साउथ की तरफ, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ, जिसके कारण ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेट करेगा तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए फोर्स चाहिए, तो उस फोर्स को क्या नाम देंगे, टॉर्क का, ठीक है। तो अगर टॉर्क का नाम देंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, m क्रॉस b, m क्रॉस b है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, mb sin थीटा लिख देंगे, ठीक। तो ये टोटल टॉर्क होगा। वर्क डन पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, mb1 माइनस कॉस थीटा बोल देंगे, ठीक है, mb1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो क्या लिखोगे, माइनस mb कॉस थीटा, ये हो गया। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पूछेगा तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या बोलते हैं हम लोग, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो अगर ये पूछा है तो इसमें जो होगा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, वो टोटल कितना होता है, 0 मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, b इंटू डी ए, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है ये 0 होता है। तो ये गॉस लॉ। अच्छा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करेंगे तो उसमें गॉस लॉ क्या था, तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ए इंटू डी ए, ये क्यू टाइम्स क्यू इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड में बाय ε0 होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो और इसमें छोटा छोटा चीज़ अर्थ मैग्नेटिज्म सब बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं फ़िलहाल। रीज़न है कि वीडियो लेंथ बहुत लंबा चला जाएगा, उसके अंदर बहुत इजी टॉपिक है तो उसको आप घर में भी कर सकते हैं। हम अलग से सेपरेट वीडियो अर्थ मैग्नेटिज्म का, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तीनों का बना देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और हाइथेरेसिस कर्व भी हमें ना उसी में ऐड कर देंगे, तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, फिर हमको उसको भी समझाना है तो फिर बड़ा फास्ट करना पड़ जाएगा, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर में। तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लेना अच्छे से, जितना भी पॉइंट्स बताए हैं, और जितना भी पॉइंट्स बताए इतना तो कन्फर्म है कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो क्लास को आज रखते हैं यहाँ पे, कल नेट एक वीडियो डलेगा, तो पक्का कल आप लोग देख लेना, ये वीडियो अभी डल जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं कल, बाय।